हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान है, उसका प्रथम भाग है समकालीन विश्व में राजनीति। उसका प्रथम चैप्टर करेंगे, यानी प्रथम चैप्टर तो कट गया है, दूसरा चैप्टर करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें अपन 27 क्वेश्चन करेंगे और 20 क्वेश्चन बाद में अगले वीडियो में करेंगे। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? इसका आंसर है 1961 ईस्वी में। यानी बर्लिन की दीवार 1961 ईस्वी में पूर्वी जर्मनी के द्वारा खड़ी की गई थी। और ये दीवार खड़ी करना भी शीत युद्ध का एक चरम बिंदु था। यानी शीत युद्ध 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू हुआ था और 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई शीत युद्ध का एक चरम बिंदु के रूप में माना जाता है। और इस दीवार की लंबाई थी 150 किलोमीटर और ये 28 वर्षों तक ये दीवार रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था दूसरी दुनिया के नाम से? इसका आंसर है सोवियत संघ के खेमे में शामिल देशों को। यानी सोवियत संघ के खेमे में पूरी यूरोप के देश शामिल थे। तो पूरी यूरोप के वो देश जो सोवियत संघ के खेमे में शामिल हुए थे, उन देशों को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। थर्ड क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? यानी बर्लिन की दीवार को 1961 में खड़ा किया गया और इसको कब गिराई गई? इसका आंसर है 1989 में। और किसके द्वारा गिराई गई? पूर्वी जर्मनी की आम जनता के द्वारा इस बर्लिन की दीवार को गिराया गया। चौथा क्वेश्चन है, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? आंसर है इसका 1917 ईस्वी में समाजवादी क्रांति के बाद। यानी 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी और 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? तो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। यानी सोवियत संघ में ये एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा इसके सामने कोई दूसरी विपक्षी पार्टी नहीं थी और यानी किसी भी पार्टी का और अधिकार नहीं था। एक ही पार्टी थी, राजनीतिक गतिविधियों में शासन करना पूरा इसी का काम था। तो इसीलिए इसको राजनीतिक प्रणाली की धुरी कहा जाता है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, पूरी यूरोप के देशों को फांसीवादी ताकतों से किसके द्वारा मुक्त कराया गया? इसका आंसर है सोवियत संघ के द्वारा। यानी सोवियत संघ है वो पूरी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दे रहा था। उनकी कोई भी समस्या थी उसको हल करने की कोशिश कर रहा था। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप के देशों को अमेरिका के द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही थी। उसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता था। तो इनको सहायता देना ये काम तो इसका इसलिए था कि ये अपने खेमे को या अपने समर्थन को मजबूत करना चाहते थे, अपने गुट को मजबूत करना चाहते थे। तो इसके लिए सोवियत संघ ने पूरी यूरोप के जो देश थे उनको फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराने के लिए सहयोग दिया। अगला क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो कब से कब तक चला दूसरा विश्व युद्ध? 1939 से 1945 तक। यानी दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र व ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य हुआ था। मित्र राष्ट्र थे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। और ध्रुवीय राष्ट्र में थे इटली, जर्मनी और जापान। 1945 में इटली, जर्मनी और जापान को हरा दिया गया और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। और ये जो मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, इसमें दो देश महाशक्ति बनकर उभरे थे। अगला क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में कौन सी दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई? यानी ये क्वेश्चन तो हो गया, आंसर हो ही गया अपना। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो मित्र राष्ट्र विजय हुए उनमें
दो देश थे वो महाशक्ति थे, शक्तिशाली थे इन अन्य देशों के बजाय। तो ये देश विश्व के सामने एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। अब अपना अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका आंसर है भूमि व अन्य उत्पादन संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होने के साथ पूरा नियंत्रण व वितरण करने का दायित्व राज्य का होता है। यानी भूमि व अन्य कोई भी उत्पादन का जो भी कोई संसाधन है उसके ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण राज्य का होता है, किसी निजी संस्था का नहीं होता है, राज्य का होता है। और उनसे जो भी उत्पादन होता है, जो भी आमदनी होती है, उनके ऊपर भी राज्य का नियंत्रण होता है। और उस पर का नियंत्रण होने के साथ साथ उसका वितरण करने का दायित्व है वो भी राज्य का ही होता है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समाज या आम जनता की समानता पर ध्यान दिया जाता है। इस पर लाभ के बजाय लोगों के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? तो कितने गणराज्यों से मिलकर बना था सोवियत संघ? 15 गणराज्यों से। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का सबसे बड़ा गणराज्य कौन था? यानी सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे उसमें पूछा कि सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था, तो कौन सा था सबसे बड़ा गणराज्य? रूस। सोवियत संघ ने अपने बजट का सबसे ज़्यादा खर्च किस पर किया जो पतन का प्रमुख कारण बना? इसका आंसर है अस्त्र शस्त्र निर्माण में। यानी सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये अमेरिका की होड़ करने लगा। यानी सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध चल रहा था, तो इस शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने अमेरिका की होड़ करना शुरू किया। उसकी होड़ के चक्कर में इन्होंने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया, हथियारों का निर्माण किया। तो अपने एक बजट का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने अस्त्र शस्त्र निर्माण पर खर्च करना शुरू कर दिया। यानी जो खर्च इसको देश के विकास में आम जनता पर खर्च करना था वो खर्च इन्होंने देश के अस्त्र शस्त्र निर्माण पर खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे इनकी बहुत ज़्यादा आर्थिक उठानी पड़ी और जो इसके पतन का सबसे प्रमुख कारण बना। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कब किया? तो कब किया अफगानिस्तान पर आक्रमण? 1979 में। यानी सोवियत संघ की स्थिति खराब हो चुकी थी, उसके बावजूद भी सन 1979 में इन्होंने सोवियत संघ पर आक्रमण किया और उससे सोवियत संघ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक भार बढ़ा। अगला क्वेश्चन है, पूरी यूरोप की जनता में सोवियत संघ के प्रति आक्रोश क्यों फैला? यानी पूरी यूरोप की जो जनता थी उसमें सोवियत संघ के प्रति आक्रोश क्यों फैला? तो इसका आंसर है सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। यानी सोवियत संघ है वो नागरिकों को ना तो कोई राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी कर रहा था और ना उसकी आर्थिक आकांक्षाएं पूरी कर रहा था। इससे जनता में असंतोष फैला। यानी राजनीतिक गतिविधि थी, वहाँ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, राजनीतिक प्रणाली की धुरी। तो ना तो आम जनता को की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी चल पाती थी और जो आम जनता की जो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी वो भी करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अस्त्र शस्त्र निर्माण पर खर्च करना शुरू कर दिया, तो आर्थिक आकांक्षाएं भी पूरी नहीं हो रही थी। तो राजनीति और आर्थिक स्तर पर जनता में असंतोष फैल गया और जो असंतोष है उसके पतन का प्रमुख कारण बना। अब अपना अगला क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों पे आपको एक ही क्वेश्चन पे ध्यान देना है। छोटे क्वेश्चनों से लगभग पूरा पाठ क्लियर हो रहा है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 1985 में, यानी मार्च 1985 थे। इसका क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी बनता है। यानी सन 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव किसे बनाया गया? ये क्वेश्चन बनता है। तो किसे बनाया गया? मिखाइल गोर्बाचेव को। यानी इससे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सोवियत संघ में सुधार हेतु क्या प्रयास किए? तो इसका आंसर है पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने व आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के प्रयास किए। यानी जो सोवियत संघ की स्थिति ज़्यादा खराब हो गई थी तो मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया और इन्होंने ये जनता को आश्वासन दिया था कि ये सोवियत संघ में सुधार करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में भी सुधार करेंगे, आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार करेंगे। तो इन्होंने सुधार हेतु पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश की और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में सुधार हेतु इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया और ये अपने प्रयास कर रहे थे धीरे धीरे, लेकिन जनता में असंतोष की भावना ज़्यादा बढ़ गई। अपना अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब व किसके द्वारा की गई? तो सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब की गई? दिसंबर 1991 में। किसके द्वारा की गई? रूसी नेता येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। यानी सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे तो उसमें से 3 गणराज्य थे उसमें ज़्यादा असंतोष था। रूस गणराज्य में चुनाव हुए थे और वहाँ का नेता था बोरिस येल्त्सिन। तो बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 गणराज्य थे रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इनके द्वारा रूस के सोवियत संघ के विघटन की समाप्ति की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो किसके द्वारा अपनाई गई ये नीति? मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। ग्लासनोस्ट था, इसको खुलापन बोला जाता है और पेरेस्ट्रोइका इसको पुनर्गठन बोला जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नीति अपनाने का इसका एक ही मकसद था कि यहाँ इस नीति में सुधार करेंगे। तो वहाँ प्रशासनिक तंत्र उसमें खुलापन नहीं था, जनता को उसकी प्रशासनिक तंत्र की प्रशासनिक जो भी गतिविधि चल रही थी उसकी जानकारी नहीं थी, शासन में खुलापन नहीं था। तो उन्होंने खुलापन अपनाया और अर्थव्यवस्था में पुनर्गठन की बात कही गई और इसके लिए इन्होंने ये नीति अपनाई थी ग्लासनोस्ट व पेरेस्ट्रोइका। अब अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई? तो कब हुई रूसी क्रांति? 1917 में और इस क्रांति के बाद सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन से गणराज्य को बनाया गया? तो कौन से गणराज्य को बनाया गया? रूस को। यानी सोवियत संघ में जो 15 गणराज्य थे उसमें रूस का दबदबा सबसे ज़्यादा था, सबसे बड़ा गणराज्य था, प्रभुत्वशाली था। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संधि समझौते कर रखे हैं अब वो संधि समझौते रूस के पलड़े में आ गए, यानी रूस को संधि समझौते रूस के ऊपर लागू हो गए। जैसे सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद अंग है उसका स्थायी सदस्य था। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें सोवियत संघ भी उसका एक स्थायी सदस्य था। तो अब सोवियत संघ के विघटन के बाद सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता रूस को दे दी गई। अपना अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र शक्ति संपन्न देश का दर्जा किसे दिया गया? किसे दिया गया? रूस को। यानी अभी अभी मैंने बताया कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? रूस को। तो सोवियत संघ था वो परमाणु दृष्टि से शक्ति संपन्न देश था, तो वो शक्ति संपन्न का दर्जा सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को ही दिया गया। सोवियत संघ का किसके साथ टकराव बना रहता था? तो किसके साथ रहता था टकराव? अमेरिका के साथ। क्यों? क्योंकि ये दोनों महाशक्ति थी, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों में शीत युद्ध चल रहा था, दोनों में तनातनी चल रही थी। तो हमेशा सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य आपस में टकराव बना रहता था। अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा का क्या नाम था? तो क्या नाम था रूस की मुद्रा का? रूबल।
अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में 1991 के तख्ता पलट में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने निभाई? रूस के नेता बोरिस येल्त्सिन ने। यानी 1991 में सोवियत संघ के जो विघटन की घोषणा की गई, उसमें सोवियत संघ के 3 गणराज्य थे प्रमुख। उसमें प्रमुख था रूसी नेता बोरिस येल्त्सिन। इनके द्वारा इसके तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया? तो कितने वर्षों तक शासन किया? 72 वर्षों तक। यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में लगभग 72 वर्षों तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन का तात्कालीन कारण क्या था? तात्कालीन कारण क्या था? गणराज्यों में राष्ट्रवाद व संप्रभुता की भावनाओं का उदय होना। यानी सोवियत संघ में लास्ट में 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनाया था, और उन्होंने जनता को आश्वासन दिया था कि वो सोवियत संघ में सुधार करेंगे, और उन्होंने सुधार करने के लिए कोशिश भी की। उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक सुधार हेतु उन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया। लेकिन जनता धैर्य खो बैठी, तो जनता में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी और उनमें संप्रभुता की भावना पैदा होगी। तो राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावनाओं का उदय होना उसके पतन का एक तात्कालीन कारण होता है। तात्कालीन कारण का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी घटना होना, ऐसी घटना होना उसके तत्काल बाद उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है, या वो कोई घटना घट जाती है, उसको तात्कालीन कारण बोला जाता है। तो जनता में राष्ट्रवाद संप्रभुता की भावनाओं का उदय हुआ और उसके तत्काल बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सी 2 महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध चला? तो कौन सी 2 महाशक्तियों के मध्य चला शीत युद्ध? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। इसको 2 विचारधाराओं का युद्ध भी बोला जाता है, पूंजीवादी और समाजवादी विचारधाराओं का। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा थी, और सोवियत संघ की विचारधारा और समाजवादी विचारधारा थी। तो इनको पूंजीवाद और समाजवाद की विचारधाराओं के मध्य भी युद्ध बोला जाता है। अब अगले अपन 20 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उस सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करना है।